कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, तीन चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तीन चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला, अपडेटेड वाला, जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड, रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी तीन चीजें आप जो है, आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं। आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। भारत और विश्व की प्रमुख झीलों को हम देखने जा रहे हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, बिल्कुल एकदम सुलझे हुए तरीके से। आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाषा से संबंधित दिक्कत आपको नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां आवश्यकता होगी वहां पर हम कुछ मैपिंग भी कर लेंगे, मानचित्रों के सहारे देख लेंगे। तो इससे आपको एकदम सुविधाजनक तरीके से झीलों से संबंधित जितना भी डाटा है वो जानने में सहायता मिलेगी। और शायद ही ऐसी कोई परीक्षा होती हो जहां पर कि ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आता हो और इनके बारे में, यानी लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में ना पूछा जाता हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर भूगोल पूछा जा रहा है तो एक आध प्रश्न तो बनता है। तो इसलिए आगामी जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अगर उसमें ज्योग्राफी आती है, यहाँ जितनी भी परीक्षाओं के नाम दिए हैं वहाँ तो आती ही है, उसके अलावा भी अगर कहीं आती है तो इसको आपको पढ़कर देख कर जाना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं बिना विलंब। सबसे पहले अपने देश का देखेंगे, लेकिन भारत की भी झीलों को देखने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं। सब झीलें एक जैसी नहीं होती, तो इनकी भी वैरायटी है। आइए देखें। इनका जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला प्रकार है फ्रेश वाटर लेक्स का, यानी मीठे पानी की झीलें। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें शक्कर घोली गई रहती है। मीठे पानी की झीलें, इसमें नमक नहीं होता है, और होता है, ऐसा नहीं है कि लवणों की तादाद एकदम नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, महासागर जैसी नहीं होती है। मतलब जैसे पीने के लिए हम लोग अपना पानी फ्रेश वाटर इस्तेमाल करते हैं, वही पानी इस झील के अंदर भी होता है। और उस झील में, यानी उस गड्ढे में ये पानी पहुंचता कहाँ से है? तो नदियों के सहारे पहुंचता है, या कोई बहाव होता है, अफवाह होता है, उसी के जरिए पहुंचता है। तो ये रिवर्स हो सकती हैं, स्ट्रीम्स हो सकती हैं, रन ऑफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ताजे पानी का स्रोत होना चाहिए जो कि उस गड्ढे में जाकर अपने जल को विसर्जित कर रहा है। तो ये पहली वैरायटी। उसके बाद प्राकृतिक झीलें, प्रकृति बना रही है तो प्राकृतिक है, सीधी परिभाषा, इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची है नहीं। कृत्रिम झीलों का मतलब आप जानते हैं, इंसान उसको बनाए, या तो जमीन को गहरा करवा के वहाँ पानी इकट्ठा करवाए, किसी नदी का पानी भरे, और नहीं तो नदी के पानी को ही रोककर जो बांध बनाए जाते हैं उनके पीछे झील अपने आप ही तैयार हो जाती है, जो रिजर्वायर आप कहते हैं। ठीक है, तो वो जलाशय और क्या है, झीलें ही तो हैं। तो इस तरह से मनुष्य के द्वारा निर्मित झीलें होती हैं जो कि कृत्रिम कही जाती हैं। प्राकृतिक झीलें कैसे बनती हैं? तो प्रकृति के पास 2 बल होते हैं, 2 कार्यकर्ता होते हैं, आप कह सकते हैं।
एक तो अंतरजातीय बल होते हैं यानी इंडोजेनिक फोर्सेस, और दूसरे होते हैं बहिर्जातीय। तो अंतरजातीय बलों का काम ही यही होता है, ये उबड़ खाबड़ मचाने का धरती की सतह पर काम, मतलब ठेका लेके बैठे रहते हैं। धरती की सतह अगर कहीं से भी समतल दिखाई देती है तो अंदर से जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो शुरू हो जाते हैं, और उसका परिणाम होता है कि ऊपर दरारें बनती हैं, भ्रंश बनते हैं, या फिर वलन पड़ जाते हैं। कहीं पर जमीन धंस जाती है, अवतलन हो जाता है। कहीं पर एकदम ऊंची हो जाती है, लेकिन उतनी ऊंची नहीं होती जितना पहाड़ ऊंचा होता है। मध्यम प्रक्रिया होती है तो पठार बन जाते हैं। बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो अंतरजातीय बल होते हैं ये जमीन को उबड़ खाबड़ बनाने का, यानी ऊंच नीच, उसमें जो असमतलता है उसको लाने का काम करते हैं। और बहिर्जातीय बल क्या करते हैं, वो ऊपर से ये जो असमतल स्थितियां, मतलब लैंडफॉर्म्स तैयार हो गए थे, उनको सपाट या समतल बनाने का काम करते हैं, यानी उसका अपर्दन और अपक्षय शुरू कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर झीलों की बात हो रही है। झील असल में क्या है? टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो ये धरती की सतह में बना हुआ गड्ढा है, ठीक है। तो गड्ढा बनाने का काम कौन करेगा? ये इंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं यानी अंतरजातीय बल, उनका काम होता है। जमीन धंस गई, जैसे एक नमूना देख लीजिए, वैसे सारी झीलें उसी तरह के अलग अलग एग्जाम्पल से जुड़ी हुई हैं। जैसे लोनार लेक महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, पढ़ते हैं ना आप उसके बारे में, तो उसके पीछे दो संभावना है, या तो उल्का पिंड कोई बचा खुचा धरती की सतह तक पहुंच गया और टकरा गया, इससे गड्ढा बन गया, लेकिन वो संभावना कम दिखाई देती है क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा डेंस है कि इतनी आसानी से कोई उल्का पिंड, वो भी इतने बड़े साइज का, थोड़े ना अंदर पहुंच पाएगा। मतलब जलते जलते एटमॉस्फेयर से रगड़ते रगड़ते थोड़ी बहुत मात्रा उनकी ज़मीन से टकराती है, कभी कभार ऐसा होता है। तो ये ज़्यादा संभावना है कि जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है वहाँ आप जानते ही हैं कि बेसाल्टिक लावा का पूरा बड़े पैमाने पर फैलाव और जमाव होता है। जब गोंडवाना लैंड से वो हिस्सा टूटकर अलग होता है तो वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार शुरू हो जाते हैं, दरारें बनती हैं और वहाँ से लावा बाहर आता है। तो उसी समय कोई क्रेटर वहाँ पर तैयार हुआ होगा। क्रेटर और काल्डेरा के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तो कोई क्रेटर वहाँ तैयार हुआ होगा, और समय के साथ जब वहाँ ज्वालामुखी का प्रोग्राम ठप हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो उसके बाद वो गड्ढा पानी से भर गया, और ऐसे बनी हुई है लोनार। तो झीलें जो प्राकृतिक होती हैं वो इसी तरह की प्रक्रियाओं से बनती हैं। मतलब यही एक प्रोसेस होगा ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इसी तरह के कई सारे जो प्राकृतिक बल हैं वो काम करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी। इसके बाद खारे पानी की झीलें होती हैं, साल्ट वाटर लेक्स, लैगून, जैसे कि समुद्र का पानी आप देखते ही हैं, उछल कूद मचाता रहता है। इसमें चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, ठीक है। महासागर में लहरें उत्पन्न होती ही रहती हैं, आप देखते हैं। लहर आगे आएगी, फिर तट को छोड़कर पीछे जाएगी अंदर समुद्र में, फिर आगे आएगी, ऐसे फिर पीछे जाएगी, ये प्रक्रिया चलती है। तो अब जो समुद्र का पानी है वो तेजी से धरातल की ओर बढ़ा, यानी धरती की सतह की ओर बढ़ा, फैला चारों ओर। उसके बाद जब वापस लौटने लगा तो पूरा का पूरा नहीं जा पाया, बीच में बालू की एक दीवार खड़ी हो गई, ठीक है। बालू की एक भित्ति, वहां पे भित्ति मतलब दीवार खड़ी हो गई, जिससे कि कुछ पानी यहीं पर अटक गया, वो समुद्र में वापस लौट नहीं पाया। तो ऐसे में क्या होगा, ये समुद्र से आया हुआ पानी है तो खारा पानी है, और रुक जाएगा तो और ज्यादा इसका खारापन बढ़ता ही जाएगा, और बीच में ये बालू की दीवार खड़ी हो गई है तो यहाँ एक टापू जैसा तैयार हो जाएगा, और इधर बन जाएगी एक लैगून झील, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे लैगून आप दक्षिण भारत के तटवर्ती इलाकों में देखते हैं। तो वही है खारे पानी की झील, और इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। कहीं कहीं आवश्यक नहीं है कि समुद्र की लहरों से ही बने, जैसे सांभर झील को आप देख रहे हैं, राजस्थान में है, और वहां पर मरुस्थलीय परिस्थितियों की वजह से इसका पानी खारा है। तो ये खारे पानी की एक झील है, और बढ़िया इसमें नमक की मात्रा है, तो यहाँ से निकालने का भी काम, नमक निकालने का काम होता है। कृत्रिम झील सीधी बात है मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, ज्यादातर बांधों के पीछे ये बनी होती। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तमिलनाडु में चेम्बरबक्कम, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अब इसके बाद एक और वैरायटी है, ये है ऑक्सबो लेक, गोखुर झीलें। आप हिमालयी नदियों की जब विशेषता पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि ये अपने मार्ग में कई सारे मिएंडर्स और गोखुर झीलों का यानी ऑक्सबो लेक्स का निर्माण करती। हिमालयी नदियों की विशेषता होती है कि जब ये अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंचती है, प्रौढ़ अवस्था में पहुंचती है, तो ये खूब लहरदार आकृति धारण करती है, अपने रास्ते में ऐसे लहरा लहरा के एकदम नागिन वाली चाल में चलती है। तो परिणाम ये होता है ना कि ये जो लहर पैदा होती है ऐसे ऐसे, इसमें जो डिजाइन बनती है, कई बार ऐसा होता है कि ये लहर बहुत ज्यादा ऐसे लंबी होती है, मतलब घुमाव इतना ज्यादा लंबा हो जाता है कि यहाँ से नदी का पानी जो है वो मुख्य धारा से कट जाता है। मतलब इतना एरिया जो इधर नदी ने कवर किया हुआ था, वो जो इसकी मेन स्ट्रीम थी उससे कट के अलग हो गया, बीच में बालू आ गया, ठीक है, बालू का टीला खड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर जो नदी का पानी इकट्ठा हुआ था वो वापस जो मेन स्ट्रीम है उसमें मिल नहीं पाया, तो इसलिए यहाँ एक स्थिर पानी का स्रोत तैयार हो गया जो कि मीठे पानी से यानी फ्रेश वाटर से बना हुआ है, नदी का पानी उसमें। तो ये एक ऑक्सबो लेक, और यहाँ देखने में भले आपको ये छोटा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े साइज की होती है।
तो ये विशेषता है, ठीक, मतलब विसर्पण की वजह से बनती हैं और जो नदियों के पास बाढ़ के मैदानों और निचले इलाकों में पाई जाती है। तो ये सारी विशेषता आपने देखी। इसके बाद क्रेटर झीलें, जैसे कि लोनार का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, कैसे बनी है आपको जस्ट अभी पीछे बताया। तो क्रेटर में क्या होता है, ऊपर का जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी जो है वो फटा मतलब वहां से इरप्शन हुआ, तो उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसके परखंचे उड़ गए। अगर बेसाल्टिक लावा या जो भी लावा उसके अंदर है, मैग्मा है असल में, लावा तो बाहर आएगा तब न होगा, मैग्मा है अंदर और वो ज़्यादा गाढ़ा है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, तो परिणाम ये होगा कि उसको इस वेंट से बाहर आने में निहायत ही तकलीफ होगी। तो वो ऊपर की पूरी सतह के परखंचे उड़ा के वहां से बाहर निकल आएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे में क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, टेम्परेचर ही सिर्फ ज़्यादा नहीं होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदर का प्रेशर उसको अंदर टिकने नहीं देगा, बाहर निकालेगा और बाहर उसको अवरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुहाना जो पहाड़ का है या छिद्र का है वो बंद है या बहुत सकरा है, तो उसको वो पूरा उड़ा देगा, जैसे बम लगा के उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ जो है ना ये गड्ढा बन जाता है। अब यहाँ से आराम से वो मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकल के फैलेगा। समय के साथ जब ये सारी प्रक्रिया ठंडी हो जाएगी, वॉल्केनो हमेशा सक्रिय तो रहता नहीं, जब ठंडा होगा समय के साथ, एक लंबा समय गुजरेगा, तो यहाँ ये जो गड्ढा है ना ये बरसात के पानी से पूरा भर जाएगा और ऐसे झील बन जाएगी। तो ये बुल्ढाना में बनी हुई लोनार। तो अभी भारत की झीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी। तो फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट अपने इंडिया में है वुलर, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है वुलर। और सबसे बड़ी जो सेलाइन वाटर की लेक है या साल्ट वाटर लेक है आप कह लीजिए, वो चिल्का है उड़ीसा की, ठीक है। चिल्का कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसके बाद देख लीजिए सबसे ऊंचाई पर गुरुडोंगमर है और ये पड़ती है सिक्किम में। और सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लेक, लंबाई किसकी ज्यादा है, ये वेम्बा नद की, वेम्बा नद की है और आप जानते हैं कि ये केरला में। आर्टिफिशियल लेक्स को भी गिनी लेते हैं, तो सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है यानी कृत्रिम झील है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहंद बांध के पीछे बनी हुई है। रिहंद बांध के पीछे बनी हुई है, रिहंद नदी पर बना हुआ है रिहंद बांध। और रिहंद जो है वो सोन की सहयोगी नदी है और सोन अंत में जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से। तो ये सारी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कुल मिलाकर कृत्रिम झील सबसे बड़ी है, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसके बाद अब गोखुर झीलों के बारे में थोड़ी सी वैरायटी यहाँ दी है, जैसे कि कांवर लेक, काबर ताल भी कहा जाता है, काबर ताल वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, वेटलैंड है ये, आर्द्रभूमि है। तो एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील के तौर पे इसे जाना जाता है और ये बिहार के बेगूसराय में। इसकी लोकेशन आप वैसे भी जानते हैं, रामसर साइट वाला अभी वीडियो हमने देखा था, उसमें इसको पढ़ा गया था। लेकिन यहाँ पर हम इसे एक ऑक्सबो लेक की शक्ल में देख रहे हैं। यहाँ पर आप बिंथला को देख लीजिए, चलकुडी नदी से ये कट ऑफ करके बनी हुई है, मतलब ये पास में बहने वाली चलकुडी का ही पानी है जो कि यहाँ फंस गया है। तो ये भी एक बढ़िया उदाहरण के तौर पे दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ मानव निर्मित झीलों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना गोविंद वल्लभ पंत सागर है सबसे बड़े साइज का, और ये सोन की सहयोगी रिहंद पे बना हुआ है सोनभद्र में। उसके बाद स्टेनले जलाशय है, आप सभी जानते हैं कि ये तमिलनाडु में कावेरी पर बना हुआ है और मतलब कावेरी के पानी को बांधा गया है, मेट्टूर बांध है असल में, और मेट्टूर बांध के पीछे जो पानी रुका हुआ है रिजर्वायर में, उसी को कहा जाता है स्टेनले जलाशय या फिर स्टेनले रिजर्वायर। पेरियार झील को देख रहे हैं आप, ये पेरियार नदी पर बनी हुई है, ये भी वही है, रिजर्वायर ही है, केरल में पड़ता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर को हमने देख ही लिया है, लेकिन यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं है, गोविंद सागर है, दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों दो चीज है। ये गोविंद सागर है, ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे बना हुआ है। भाखड़ा नांगल को आप जानते हैं ना, सतलज पे बना हुआ है, तो उसके पीछे जो पानी रोक के रिजर्वायर तैयार किया गया है उसी का नाम है गोविंद सागर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये चंबल पे बने हुए हैं, ठीक है, जबकि गांधी सागर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। देखिए राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों चंबल पर बने हुए हैं राजस्थान में, ठीक है। ये दोनों रिजर्वायर जो है ये चंबल के पानी को रोककर राजस्थान में बने हुए हैं, जबकि गांधी सागर ये भी चंबल पर ही बना हुआ रिजर्वायर है, बांध है, लेकिन इसकी अवस्थिति जो है ये मध्य प्रदेश। तो चंबल का आपने देखा है, चंबल मध्य प्रदेश से होकर फिर राजस्थान पहुंचती है, कोटा तैयारी करने पहुंच जाती है और वहां पर इस पर बांध बना दिया जाता है। उसके बाद ये जमीन को खोदते उखाड़ते अंत में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो ये सारा इसका जो सिस्टम है उसे आप देख रहे हैं। फिलहाल नदियों में हमें उलझना नहीं है, हमें झीलों को देखना है। हाँ ये है कि नदियों का सहयोग लेकर अगर झीलें बनी हुई हैं तो जानना आवश्यक। नागार्जुन सागर को भी देखिएगा, ये कृष्णा पर बना हुआ है और ये आंध्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। पहले ये आंध्र प्रदेश में थी लेकिन अब 2 राज्य बन गए 2014 से, तो ये बॉर्डर पे। भोजताल को देखें,
जिसे कि ऊपरी झील कहा जाता था सबसे पहले, अपर लेक के नाम से जाना जाता था पहले की बात। और ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में। लोकेशन आपको अनिवार्य रूप से पता होनी चाहिए। ढेबर, ढेबर नाम है, इसको जय समंद कहा जाता है। और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील राजस्थान में है। ठीक है, जय समंद से वैसे भी आप नाम इसका समझ सकते हैं। जय समंद लेक कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जो समंद शब्द है वो खुद ही एक पानी के स्रोत से जुड़ा हुआ शब्द है। अगर आप जय समंद कहते हैं तो भी पर्याप्त होगा। झील इसके आगे इसलिए जोड़ा गया है ताकि आप समझें कि ये पानी का स्रोत जो है वो झील है। फिलहाल ये राजस्थान में है और हुसैन सागर को आप नीचे देख रहे हैं, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो वहां पर स्थित है। और इसका जो आकार है ना, ये दिल के आकार की हार्ट शेप है इसका। और इसे 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। बनवाने वाले निर्माता का नाम देखिए, मूसी नदी की एक धारा पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी। इसके बाद चेंबरबक्कम आपने पीछे भी देखा था कि ये चेन्नई यानी तमिलनाडु में है और जो शहर के केंद्र से करीब 25 किलोमीटर दूर पड़ती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं और ये भारत में ही है, अभी भारत वाली ही देख रहे हैं। और इनके जो फीचर्स हैं वो भी साथ में दिए हुए हैं, क्योंकि बिना फीचर के देखना पर्याप्त नहीं होगा, मतलब प्रश्न फंस नहीं पाए। तो सबसे पहले चिल्का को देखिए। चिल्का झील या चिल्का लेक जो आप कहें, ये ओडिशा में है और खारे पानी की ये सबसे बड़ी, बृहत्तम का मतलब इससे बड़ा कोई नहीं है, तो ये सबसे बड़ी लैगून झील। लैगून झील क्या होती है अभी पीछे आपको बताया है। ध्यान से लेक्चर को एक क्रम से सुनिएगा, उछल उछल कर मत देखिएगा कि पहले 5 मिनट देखा उसके बाद फिर आ गए एकदम अंतिम। एक क्रम से आप बातों को सुनेंगे तो जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आएगी। तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है और झींगा मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है। लोबस्टर का प्रोडक्शन यहाँ से होता है, मतलब लोबस्टर यहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं समुद्र के अंदर से। और नलबान द्वीप जो है ये चिल्का में है, इस द्वीप का नाम याद रखें। चिल्का जो है ये भारत के पूर्वी तट पर है, उड़ीसा में है, तो सीधी बात है अगर आप थोड़ा भी नक्शे को देखें हैं कभी जिंदगी में तो आप आराम से गेस कर सकते हैं कि ये पूर्वी तट। और एशिया की सबसे बड़ी, और ध्यान दीजिएगा इसमें 3 चीजें दी हुई हैं, ये भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। दुनिया में सबसे बड़ी लैगून झील है न्यू कैलेडोनिया। ये कुछ खास बातें हैं, इसको ध्यान दीजिए। चिल्का को हमने देख लिया है। इसके बाद अगली है पुलिकट, आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर है, ये भी एक लैगून है और इसका निर्माण समुद्र का बालू भित्ति से अलग होने की वजह से हुआ है। मतलब समुद्र का पानी जो लहरों के रूप में स्थल की ओर आया था वो बालू की दीवार की वजह से वापस नहीं जा पाया। तो श्रीहरिकोटा जो है ये इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। असल में दूसरे ढंग से समझें तो श्रीहरिकोटा ही बीच में आकर टीले की तरह खड़ा हो गया, तो इस वजह से ये जो पुलिकट है ना, इसका पानी वापस समुद्र में जा नहीं पाया, तो ये झील इसीलिए बनी हुई। तो ये चीज आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है वेम्बानद का, केरल के तट पर है, खारे पानी की ये भी है, लैगून है। और वेलिंगटन द्वीप कोच्चि वाला यहीं पर स्थित है। राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं यहाँ पर होती हैं, ध्यान दीजिएगा। और नेशनल हाईवे नंबर 47A, ये सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, ये वेलिंगटन से ही होकर गुजरता है। तो ऐसा माना जाता है कि वेम्बानद जो है ये लॉन्गेस्ट लेक है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, इसमें 2 आइलैंड्स हैं, एक तो वेलिंगटन को आपने देखा, दूसरा वल्लारपदम है। वेलिंगटन और वल्लारपदम। आगे चले, यहां देखें रेणुका को। रेणुका झील जो आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ताजे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक। चिड़ियाघर और लैंड सफारी भी यहाँ पर है। तो यही इसके बारे में खास बात है। इसमें डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट है आपको पता होना चाहिए। सत्ता ताल या सत्ता लेक कहा जाता है। तो 7 अलग अलग छोटी छोटी झीलों के मिलने से ये बनी हुई है और ये उत्तराखंड में कुमायूं ब्लॉक में पड़ती है। झीलम ताल टाउन में इसकी अवस्थिति है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? झीलम ताल टाउन में है या उसके पास में आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट वही लोकेशन है ऐसा नहीं। कुमायूं ब्लॉक में पड़ती है, उत्तराखंड में है और यहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यानी प्रवासी पक्षी हैं वो आना पसंद करते हैं। तो ये कुछ आपने देखा। तवा बोहर, ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है मध्य प्रदेश के, और नर्मदा नदी पर बांध बना के इसको बनाया गया है, मतलब ये एक आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील। सोंगुमो झील जैसा नाम से स्पष्ट है कोई पहाड़ी इलाका होगा, तो ये सिक्किम के गंगटोक में है। सिक्किम के गंगटोक डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये फ्रेश वाटर लेक। इसके पश्चात आप भीमताल को देख रहे हैं। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में ये मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, और इसके भी एकदम मध्य में सेंटर में आप देखेंगे एक छोटा सा द्वीप है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के लिए खास मानी जाती है। इसके बाद चेंबरबक्कम फिर से आ गई, ये तमिलनाडु के चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में है, और इस झील में जो पानी है वो असल में अडयार नदी का है। यहाँ पर जो रिवर है ना, इसे पानी देने वाली किसी न किसी नदी से ही पानी मिलेगा, तो वो अडयार है।
चोलामू को देख लीजिए। अब ये चोलामू जो है ये सिक्किम के ही उत्तरी भाग में पड़ती है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है अभी तक की, और तीस्ता यहीं से निकलकर आती है। ठीक है, जरा बताइए तीस्ता कौन सी नदी को, किस मुख्य नदी को सहयोग करती है? ऐसा नहीं है कि तीस्ता अभी जिस नदी की सपोर्टर है, अभी जिस नदी के पाले में है या पक्ष में है, वो एक जमाने से उसी को सपोर्ट कर रही थी। पहले ये किसी और की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, और आजकल इनका जो पक्ष है वो किसी दूसरे की तरफ। ठीक वैसे ही जैसे दल बदलू नेता होते हैं, जिसे देखे जिसका माहौल चल रहा है उसकी पार्टी में चले गए, तो बिल्कुल वैसे ही तीस्ता की स्थिति। ठीक है, तो आप अगर बता सकते हैं तो ये भी बताइएगा कि पहले कहाँ थी और अब किसके साथ आ गई। ट्रिब्यूटरी का मतलब सीधा है ना कि किसी मेन रिवर को ये अपना पानी समर्पित कर रही है ले आकर, तो पहले ये किसको देती थी और आजकल किसको दे रही। फिलहाल ये तीस्ता यहीं से ओरिजिनेट होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चोलामू के उपरांत आप देखने वाले हैं वूलर को। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में यानी यूनियन टेरिटरी में ये भारत में ताजे पानी की एक सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वूलर, और टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ये बनी हुई है। असल में ये झेलम के पानी से बनी हुई है, और झेलम की एक खासियत है, देखिए गोखुर झीलें ऐसे नहीं बनती हैं। गोखुर झीलें वहां पर बनती हैं, नदियां ही बनाती हैं, लेकिन वहां पर बनती है जहां नदी अपनी मैच्योर स्टेज में होती है। लेकिन झेलम ने अपनी युवावस्था में ही, अपनी यंग स्टेज जो है, अपनी एकदम जवानी जो है, उसी में इस गोखुर झील का निर्माण किया है। ये अपने आप में एक अपवाद है, लेकिन ऐसा है। इसके बाद सांभर झील को देखेंगे। सांभर झील जो है वो जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और ये भी एक अंतःस्थलीय ब्रैकिश वाटर लैगून है। मतलब लैगून तो नहीं कहेंगे, लैगून का मतलब ये कि समुद्र का पानी वहां पहुंच रहा है, लेकिन खारे पानी की झील, लैगून इसको नहीं कहेंगे। यहाँ थोड़ा सा जबान फिसल गई। ठीक है, तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये अंतःस्थलीय है। ऐसा आमतौर पे नहीं देखा जाता है कि खारे पानी का इतना बड़ा जल स्रोत कहीं महासागर से दूर ऐसे इलाके में पाया जाता हो। समुद्र पास में है तो इस चीज को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है, लेकिन है। तो ये सबसे बड़ी झील है इस तरह की, अंतःस्थलीय, और 60% जो भारत में नमक इस्तेमाल किया जाता है, आपूर्ति होती है, वो यहीं से निकाला जाता है। तो हमने सांभर को देखा। आगे बढ़ते हैं, लोकटक को देख लीजिए। ये उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में है, मीठे पानी की झील है, और इसको कौन नहीं जानता। किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क इसी के ऊपर है, और एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसके अलावा कोई ऐसा नेशनल पार्क दुनिया में नहीं है जो कि तैर रहा हो। और इसकी जो सतह है, झील की सतह, उस पर एक घास की मोटी परत पाई जाती है, जिसको कि फुंडी कहा जाता है। और यहाँ एक खास तरह का हिरण पाया जाता है, जो कि नेचुरल हैबिटेट उसका यही झील है। इस झील की जो एक घास भूमि है, घास की मोटी परत है, उसी पर वो रहा करता है। तो जब वो चलता है इस सतह पर, तो ऊपर नीचे जैसे डनपिलो का गद्दा होता है, ऊपर नीचे होता है, वैसे ही ये सतह भी जो है वो धंसती है, फिर उभरती है। तो ऐसा लगता है कि हिरन जो है वो डांस कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर शंगाई नाम का ये जो हिरन पाया जाता है, डांसिंग डियर इसको कहा जाता है। डांसिंग डियर का मतलब नृत्य करता हुआ हिरण। तो किम्बुल लमजाओ ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। कभी सोचा है इसमें पानी कहाँ से आता है? अच्छा, इस पे जल विद्युत परियोजना भी है, मतलब पानी से बिजली बनाई जाती है। पानी इसमें कहाँ से आता है? पानी इसमें जो आप देखते हैं लोकटक में, वो ब्रह्मपुत्र का पानी है और कहीं से नहीं आता है। आपने पढ़ा होगा नदियों के जो पैटर्न होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न, तो उसमें आपने एक पैटर्न पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है? एक गड्ढा होता है, गहरा स्थान, और चारों ओर ऐसे ऊंची पहाड़ियां या ऊंची जगह होती है। नदियां चारों ओर की ऊंचाई से इस गड्ढे में अपने पानी को ले आकर विसर्जित करती है, यानी एक केंद्र की ओर उनका बहाव होता है। तो ब्रह्मपुत्र का पानी भी ठीक ऐसे ही ऊंचाई से होता हुआ इस गड्ढे में समाता गया, और उससे ये झील बनी हुई है। समझे? तो ये सेंट्रीपिटल पैटर्न का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके बाद कांवरताल झील को देखिए, बिहार के बेगूसराय में है। अभी जस्ट हमने इसका जिक्र देखा है, यहाँ थोड़ा हेडिंग वेडिंग डाल के दिया हुआ है। और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वेटलैंड साइट तो है ही है, उसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील, बिहार का ये एकमात्र आर्द्रभूमि स्थल। तो इन सब को देखने के उपरांत अब कोलेरू को देखते हैं। ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में है, और ये भी फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की है, आंध्र प्रदेश में। लोनार को हमने कई बार देख लिया है और विस्तार से देख लिया है। पुकोड़े को देखते हैं। पुकोड़े जो है, ये पकोड़े नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पुकोड़े है। तो असल में ये पुकोड़े केरल में स्थित है, और ये छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो राज्य में आप कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी मीठे पानी की झील है। केरल वैसे भी लैगूनों के लिए जाना जाता है, ये मीठे पानी की झील उधर बहुत खास बात नहीं है, तो ये छोटे साइज की है, सबसे छोटी है राज्य में, और प्राकृतिक सुंदरता इसकी बेजोड़ है। इसके बाद मानसबल को देखते हैं। ये अपनी गहराई के लिए जानी जाती है, और जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील है। ध्यान दीजिएगा, डल इतनी गहरी नहीं है,
ये सबसे ज़्यादा गहराई वाली। षष्ठम कोट्टा कोल्लम जिला है केरल का, वहाँ पड़ती है। और ये भी ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है, बृहत्तम झील यानी सबसे बड़ी झील। ठीक है, केरल के कोल्लम जिले में ये ताजे पानी की बृहत्तम झील है और इसे केरल में झीलों की रानी भी कहा जाता है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आप यहाँ देख रहे थे। इसके बाद आप सूरजताल को देख रहे हैं। ये बड़ा लाचा दर्रे के पास में एक ताजे पानी की झील है, हिमाचल प्रदेश में। अष्टमुदी, ये लैगून है या कयाल आप उसे कह सकते हैं। ये भी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है केरल के, और इसकी 8 अलग अलग शाखाएं हैं, इसीलिए इसका नाम ही है अष्टमुदी। अष्ट मतलब 8। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि माना गया है। इसके बाद डल झील है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, ताजे पानी की झील है और ये काफी बड़े साइज की है। 8 किलोमीटर लंबी है, 3 किलोमीटर चौड़ी है और कई स्थान पे इतना ज्यादा दलदल है कि वहां गहराई कम हो गई। ये एक हिमानी झील का उदाहरण है। ठीक है, ग्लेशियल लेक का उदाहरण। इसके बाद ढेबर झील को देखें। राजस्थान के उदयपुर में स्थित ये मीठे पानी की झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा राणा जय सिंह ने इसको बनवाया था, 17वीं सेंचुरी। ठीक है, ढेबर को देखने के उपरांत अब रूपकुंड को देखते हैं। रूपकुंड आपका उत्तराखंड में है, एकदम मध्य भाग में, और झील में कई नर कंकाल पाए गए हैं। कंकालों की झील इसको कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से होकर लोग ऊपर की ओर जो पर्वत चोटियां हैं उन पर चढ़ाई करते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता है। पांडव इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग गए थे। हालांकि उत्तराखंड और हिमालय में बहुत सारे स्वर्ग जाने के रास्ते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो अलग अलग पर्वतों को लोग स्वर्ग का मार्ग समझते हैं। अब कितना सच है ये तो चढ़ने वाला ही जानता है। कुल मिलाकर उसमें इसी कोशिश में बहुत सारे तांत्रिक और जो धार्मिक मान्यता वाले लोग हैं वो जान गंवा चुके हैं। तो यहाँ मानव कंकालों का ढेर पाया जाता है। तो इसे आपने देखा। इसके बाद पंचभद्रा को देख लेते हैं। पंचभद्रा लेक जो है ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ये भी खारे पानी की है। ठीक है, ये भी जो है ये ब्रैकिश वाटर लेक है और वर्षा की कमी, चूंकि ये राजस्थान का बाड़मेर है तो ये बहुत सूखा इलाका है, तो वर्षा की कमी होनी ही होनी है। तो इसलिए यहाँ से झील के अंदर जो नमक है उसको निकालने का काम बाधित होता है। नमक निकालने के लिए भी पानी होना चाहिए, खारा पानी ही सही लेकिन होना चाहिए, तो वो यहाँ पर रहता नहीं है उतना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत है प्रदूषण। प्रदूषण इसके जान को लगा हुआ है, इसके क्षेत्रफल को लगातार कम कर रहा है, इसका दायरा सिकुड़ता जा रहा है, तो इसे संरक्षण की दरकार है। इसके बाद उपवन लेक आपके ठाणे में है, महाराष्ट्र के ठाणे में। ब्लू बर्ड हरियाणा में है। ये सब आप जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने सारी चीजों को पढ़ा है। यहाँ एक रिवीजन के तौर पे है, लेकिन उसे हमने छान के अलग कर लिया है। मतलब जो झीलों से संबंधित डाटा था सिर्फ उतना निकाल लिया है। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील जो है वो देवताल है। ग्लेशियल लेक जो है, हाईएस्ट ग्लेशियल लेक भारत में, वो देवताल है और ये गढ़वाल हिमालय में पड़ती है। तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब यहां पर थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए, कौन सी झील कहां पर है, बस यही देखना है। बाकी जो डिटेल डाटा चाहिए था वो पहले ही हमने कवर कर लिया है। तो डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग भी जम्मू कश्मीर में है, नक्की राजस्थान में है, नागिन जम्मू कश्मीर में है, हुसैन सागर तेलंगाना में और वेम्बानद केरल में। वही चीज नीचे अंग्रेजी में दी हुई है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसके पश्चात आगे चलते हैं। लोकटक आपके मणिपुर में है, लोनार महाराष्ट्र में और चिल्का उड़ीसा में, सांभर राजस्थान में, पवई महाराष्ट्र में, राजसमंद राजस्थान में, रूपकुंड उत्तराखंड में, पेरियार केरल में, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र के बॉर्डर पे, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, सूरजकुंड हरियाणा में, सत्ताताल या सप्तताल ये उत्तराखंड में, देवताल भी उत्तराखंड में है, जयसमंद आपका राजस्थान में और अष्टमुदी केरल में। देख लिया। इसके बाद यहाँ आइए, हमीरसर को देख लीजिए। सर का मतलब होता है सरोवर या झील, बड़े आकार का सरोवर है तो उसको सर कहा जाता है। तो हमीरसर गुजरात में, वुलर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वुलर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। फतेह सागर राजस्थान में, उदय सागर राजस्थान में, मानसबल जम्मू कश्मीर में और डीडवाना भी राजस्थान में। लुनकसर, ये सर करके जितने हैं ना, और इस तरह से नाम दिया हुआ है। सर और समंद, ये दोनों जो शब्द हैं, सर और समंद, ये दोनों शब्द अगर किसी भी झील के नाम के आगे आपको जुड़े हुए दिखाई दें तो आप 100% कह सकते हैं कि वो राजस्थान में होगी। ठीक है, कुछ को छोड़कर, क्योंकि गुजरात भी राजस्थान से ही सटा हुआ है, तो वहां भी भाषा और संस्कृति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राजस्थान की संस्कृति अलग है ये मानते हैं, लेकिन तब भी काफी हद तक मेलजोल देखा जाता है। तो कुछ जो सर हैं वो गुजरात में है, अदरवाइज ज्यादातर राजस्थान में है। तो यहाँ आ जाइए, देखिए लुनकसर को देख लीजिए, ये राजस्थान में है और षष्ठम कोट्टा केरल में। राकस ताल या राक्षस ताल कहा जाता है, ये उत्तराखंड में। और इसके बाद देख रहे हैं आप कोलेरू को।
आंध्र में है। साला झील आपकी अरुणाचल में, बेल सागर या बेला सागर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में है मालाताल, उत्तराखंड में बड़खल हरियाणा में, और लक्ष्मी सागर बिहार में। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं आप चपनाला को, असम में है, कालीवेली तमिलनाडु में, और अगारा कर्नाटक में, पिछौला राजस्थान, ऊटी झील तमिलनाडु, यरकौड तमिलनाडु, पंचपत्रा राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र, निजाम सागर आंध्र प्रदेश, पुष्कर झील राजस्थान, ढेबर राजस्थान, सोमोरिरी लद्दाख। ठीक है, सोमोरिरी लद्दाख, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, और खजियार ये भी हिमाचल में ही। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म सरोवर को, हरियाणा में है, मायम झील गोवा में, और मानसबल जम्मू कश्मीर में, चंदूबी असम में, भृगु झील हिमाचल में, उमियम झील मेघालय में, नैनीताल उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, और खुरपा ताल भी उत्तराखंड में, नल सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात, और कंकरिया भी गुजरात में, कांजली पंजाब में है, जय समंद आपका पीछे भी आपने देखा था राजस्थान में है, और पंचपद्रा ये भी राजस्थान में। इसके बाद उदय सागर है राजस्थान की, बेरीनाग आप जानते ही जम्मू कश्मीर का है, शिव सागर आपका कर्नाटक में है, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है, पैगांगसो और सोमोरिरी दोनों लद्दाख में, पाला झील मिजोरम में, और यहाँ आप देख रहे हैं गुरुडोंगमर को, गुरुडोंगमर सिक्किम में, छोलामू सिक्किम में, और बेलांदूर ये कर्नाटक में, पंपा सरोवर कर्नाटक में, बेरीजाम तमिलनाडु में, और कोडाईकनाल तमिलनाडु में, चेम्बरबक्कम तमिलनाडु में, देपोर बील के नाम से जितने हैं ये पूर्वोत्तर में मिलेंगे आपको, तो ये असम में है, सोनबील भी असम में, तो इन सबको आपने देखा। इसके बाद हाफलांग को देख रहे हैं, ये असम में है, गोरेवाड़ा महाराष्ट्र में है, और सलीम अली सरोवर ये भी महाराष्ट्र में है, हिमायत सागर तेलंगाना, उस्मान सागर तेलंगाना, और हुसैन सागर भी तेलंगाना। अब यहाँ प्रमुख झीलों को आप देख सकते हैं, साथ में नदियों को भी देख लीजिए। हालांकि नदियों को देखना और दिखाना ये हमारा उद्देश्य नहीं था, मूल रूप से झीलें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बूलर झील है, यहाँ सिंधु नदी को देख रहे हैं, और ये झेलम है। ठीक है, झेलम, तो बूलर झील को आपने देखा। यहाँ गोविंद सागर है, इसके बाद ये सांभर झील है, नमक निकालने का काम होता है। यहाँ चंबल पर बने हुए जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर हैं उनको आप देख रहे हैं। यहाँ पे है राणा प्रताप सागर, और ये है गांधी सागर, चंबल ये देख रहे हैं आप। ठीक है, बेतवा भी इधर से आ रही है, ये दोनों यमुना की सहयोगी हैं। और इधर अपना चीन तिब्बत वाला पठारी क्षेत्र है, कई सारी ग्लेशियल जो झीलें हैं और जमा हुआ पानी का स्रोत है वो इधर पाया जाता है। यहाँ से नदियों का उद्गम होता है, वो अलग बात। हम अपने देश की देख रहे थे फिलहाल। तो यहाँ पर हमने गंडक नदी को देखा, ये सोन है, और इधर घाघरा, इधर ये शारदा, और ये गंगा नदी। ठीक है, नीचे आप देखें ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है, और ये सोन रिवर को आप जस्ट बगल में देख रहे हैं। यहाँ पर ये दिहांग और लोहित जो है ये मिलकर ब्रह्मपुत्र को बना रही हैं, और ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ रही है। इधर गंगा अपनी सहयोगियों से पानी लेकर ब्रह्मपुत्र के साथ मिल रही है, यहाँ जबरदस्त डेल्टा बन रहा है, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में समा जा रही है। तो ये पूरा इसका चित्रण है। अब इसके जो दक्षिणी हिस्से हैं उनको भी देख लेते हैं, मतलब भारतवर्ष का दक्षिणी हिस्सा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अमरकंटक के पठार से निकलकर नर्मदा, इधर से तापी, ये लोग अरब सागर में जा रही हैं। पेन गंगा नदी, गोदावरी, ये सब पश्चिमी घाट से जो फुट हिल रीजन है वहां से निकलकर पूर्वी घाट की ओर जाती है, और यहाँ से डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। यहाँ पर कुछ झीलें हैं, जैसे कि आप यहाँ देखें। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, कई तो आर्टिफिशियल, जैसे कृष्णराज सागर, नदी के पानी को रोक के बनाया गया। कोलेरू झील यहाँ पर है, और ये है देखिए चिल्का। ठीक है, चिल्का, कोलेरू आपकी यहाँ पे, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, और इधर अगर आप आ जाएंगे तो ये केरल वाले नक्शे में आप देख रहे हैं यहाँ पर वेम्बानद है, यहाँ पे ये कावेरी नदी बगल में बह रही, इधर पुलिकट। तो ये महत्वपूर्ण झीलों को आपने देखा। और अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और दुनिया भर की झीलों को देखेंगे। भारत में बहुत ज़्यादा भ्रमण कर लिया, अब थोड़ा सा दुनिया की जो महत्वपूर्ण लेक्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है। तो झीलों के उदाहरण और प्रकार यहाँ भी दिए हुए हैं। सबसे पहले भूकंप से बनने वाली या अभिनत झील, थ्रस्ट लेक जो होती है, उनके बारे में दिया हुआ है। तो इसके बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पे आप स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील को देखेंगे। भ्रंश झील जो कि दरारों के माध्यम से, भ्रंश के बनने से बनती। तो इस तरह की जो झीलें हैं इसमें मृत सागर का नाम आता है। टंगानिका भी ऐसी ही है और बैकाल भी ऐसी ही है। और भ्रंश झीलों की खासियत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा गहरी होती। क्रेटर झील बोलीविया में, बोलीविया की आपकी टिटिकाका झील है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रेटर लेक को आप देखते हैं। इटली की जो एवरनस है, भारत में लोनार है ही है। तो ये सब जो है ये क्रेटर लेक के एग्जाम्पल। इसके बाद अब ग्लेशियर लेक्स को देख लेते हैं। तो इसमें इस तरह की झीलें वहां पाई जाएंगी जहां ग्लेशियर पाए जाएंगे। तो इस तरह की झीलों में आप देखें नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा। और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 5 लेक्स को आप देखते हैं, ग्रेट लेक्स को देखते हैं, मतलब लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, इरी,
वो सब कैसी हैं? वो ग्लेशियल लेक। तो ये कुछ आपने यहाँ पर वैरायटी देखी और साथ में एग्जाम्पल देखा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, जैसे भारत के संबंध में हमने झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, ठीक वैसे ही। तो दुनिया की सबसे ज्यादा गहराई, और यहाँ देखें, दुनिया की सबसे ज्यादा गहराई में स्थित, पर नहीं यहाँ सही रहेगा, में ठीक रहेगा, गहराई में, ऊंचाई पर और गहराई में, थोड़ा सा व्याकरण को ठीक करने की आवश्यकता है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा गहराई में स्थित झील या पृथ्वी का सबसे जो गहरा बिंदु है, यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच की बात नहीं, झीलों के संदर्भ में कहा जा रहा है, तो वो है मृत सागर। ठीक है, डीपेस्ट लेक जो है ये पूरी दुनिया में, ये मृत सागर। और यूरोप की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, यानी मीठे पानी की झील है, उसका नाम लेक लडोगा है। रूस के उत्तर पश्चिम में जो कोरेलिया गणतंत्र है और लेनिनग्राड ओब्लास्ट वाला रीजन है, वहां पे ये स्थित। इसके बाद साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है, साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, वो है लेक टिटिकाका। ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। एंडीज पर्वतमाला को आप देखते हैं ना, खूब अच्छी खासी ऐसे लंबी फैली हुई है, तो उसी में ये स्थित। और सबसे खास बात यह है कि ये टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, नेविगेबल लेक, यहाँ आप नाव चला सकते हैं। इसके बाद दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल, ये रूस में है, साइबेरिया। ठीक है, रूस का जो साउथ साइबेरिया वाला इलाका है वहां पर है, और ये दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसके बारे में बहुत पुख्ता सबूत नहीं है कि ये सबसे पुरानी है, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि सबसे लंबी झील है दुनिया में टंगानिका। दुनिया की सबसे लंबी झील है टंगानिका, यहां पर आप देखें, और ये अफ्रीका में है नक्शे के हिसाब से। 4 देशों की सीमाएं, अब इसमें 4 देश आपको पता होने चाहिए। पहला तो आपका तंजानिया है, ठीक है, इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया। 4 देश की सीमाएं जो हैं उनमें ये बटी हुई है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, लंबाई के मामले में तो ये सबसे ऊपर है, और गहराई के मामले में ये दूसरे स्थान पे आती है, और इसका पानी अंत में कांगो नदी में जाकर समा जाता है। तो यह झील मध्य अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट घाटी है उसमें स्थित है। जो ग्रेट रिफ्ट वैली है सेंट्रल अफ्रीका में, वहां पर ये स्थित है। और आपने पढ़ा ही होगा कि अफ्रीका महाद्वीप के भी टुकड़े होने वाले हैं, वो टूट रहा है धीरे धीरे करके। जो न्यूबियन प्लेट यानी मेन अफ्रीकन प्लेट है, वो सोमालियन प्लेट से अलग हो रही है, तो वहां पर एक भ्रंश, एक रिफ्ट वैली तैयार हो रही है, और वो लंबे समय से तैयार हो रही है। तो वहां बहुत सारे ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र और बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। तो वो सब खैर ज्योग्राफी की गहराई वाली बातें हैं, उसको आपने पढ़ा होगा। यहाँ सिर्फ हम झीलों की चर्चा कर रहे हैं, वो स्थान का संदर्भ आया इसलिए आपको बताया जा रहा है। इसके बाद कनाडा की सबसे बड़ी झील है ग्रेट बियर। कनाडा की ये लार्जेस्ट लेक है, इसका नाम याद रखिएगा। और लेक वान के बारे में आप हजारों बार पढ़ते हैं, ये तुर्की में है। विश्व की सबसे ज्यादा खारी झील है, लवणीय झील है, इसमें नमक की तादाद बहुत ज्यादा है। लवणता इसकी 333। ठीक है, ये प्रतिशत नहीं होता है, इस तरह से निशान बनाया जाता है, नीचे एक और 0 होता है, ये लवणता को दर्शाता है। ठीक है, और मृत सागर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। कुछ लोग जो है वो मृत सागर को यानी डेड सी को समझते हैं कि उसकी लवणता सबसे ज्यादा है, नहीं, तुर्की की जो वान लेक है वो सबसे ज्यादा खारी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अपना डेड सी है, और इसकी जो सैलिनिटी है वो 238 होती है, 238, ठीक है, प्रति 1000 के हिसाब से। तो ये चीज आपने देखी। आयतन के हिसाब से यानी वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीबा झील देख रहे हैं, करीबा झील जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है या झील है, और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ये अनुप्रास अलंकार तैयार हो गया, मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। खैर, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। ये नदी का नाम इसमें याद रखिएगा, ये जाम्बेजी। जो करीबा बांध है इसका निर्माण किया गया था 1950 का जो डिकेड था उस समय, और जब बांध बना था उसी समय झील भी बनी थी। सीधी बात है, रिजर्वायर है, पानी नदी का रोक के बनाया गया है। और 1000 झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, तो आपने पढ़ा ही होगा, फिनलैंड को कहा जाता है। और 1000 झीलों की भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा झीलें हैं। देख रहे हैं, संख्या मतलब थोड़ी बहुत संख्या नहीं। और अरल सागर के बारे में देखते हैं। तो अरल सी या अरल सागर जो है ये सेंट्रल एशिया के उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित। ठीक है, और दुनिया में कभी ये चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय हुआ करता था। अंतर्देशीय जल निकाय, ध्यान दीजिएगा, ये चौथे सबसे बड़े अंतर्देशीय जल निकाय के तौर पे जाना जाता था। लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, अरल सागर का मतलब है द्वीपों की झील। ठीक है, और सिकुड़ने की वजह से यहाँ पर अरलकुम डेजर्ट तैयार हो गया, जो कि दुनिया का सबसे नया रेगिस्तान। मतलब इसका दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। तो जब सिकुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि चारों ओर टापू बनेंगे या फिर जो रेत का एक बड़ा क्षेत्र है वो तैयार होगा। तो ऐसे ही रेगिस्तान तैयार हो गया है।
तो झीलें जब सिकुड़ती हैं या जो वाटर बॉडी है उसका दायरा कम होता है तो वहाँ भी रेगिस्तान जन्म लेते हैं। इससे ये पता लगता है। लोकेशन फिलहाल जानते रहिए। इसके बाद आप यहाँ पे ओनियांगा झील को देख रहे हैं और असल में ये ओनियांगा की झीलें हैं, मतलब एक से ज़्यादा झीलें हैं और उत्तर पूर्वी चाड में सहारा रेगिस्तान में स्थित ये झीलों की पूरी एक सीरीज है, कोई एक झील नहीं। अब इसमें ये जो झीलें हैं ये वेस्टर्न तिबेस्ती और एनेडी पूर्व के पहाड़ों में एक बेसिन में फैली हुई है। पूरा इनका जो विस्तार है वो एक लंबे बेसिन में है और ये काफ़ी लंबी सीरीज है। इसके बाद आप यहाँ देखें ये लेक थीसोसीकरू है, ठीक है, थीसोसीकरू इसका नाम है या थीसोसीकरू भी आप कह सकते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है और ये तिब्बत के पठार में। उनकाल युगांडा में है और हाईस्वान मिस्र में है। ये दोनों आर्टिफिशियल है। इसके बाद कैस्पियन सागर, ये लार्जेस्ट लेक है खारे पानी की। यहाँ पे ये कहना सही रहेगा कि कैस्पियन सागर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, और खारे पानी की झील है, खारा पानी इसमें भरा हुआ है। उत्तरी भाग में इसके यूराल और वोल्गा जैसी नदियां इसमें समाती हैं। तो नदियां क्या करती हैं, वो फ्रेश वाटर ले आकर किसी भी झील या समुद्र के हिस्से में डुबोती हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि वहां पर जो सैलिनिटी है वो मेंटेन रहती है, मतलब खारे पानी का स्तर हद से ज़्यादा बढ़ता नहीं। तो फिलहाल आपने कैस्पियन सागर को देखा। इसके पश्चात आप देखें नॉर्थ अमेरिका में जो महान झीलों का प्रदेश है यानी ग्रेट लेक्स का रीजन है, उसमें झीलों के नाम आप पीछे भी देख चुके हैं और ऐसे भी जानते हैं। 5 झीलें हैं, सुपीरियर है, यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी। अब ये अपने परिवहन और औद्योगिक महत्व के लिहाज से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ी झील जो है वो आइरे है, ठीक है, इसका जो आकार प्रकार है उसे आप देख रहे हैं और ये सबसे निचला पॉइंट भी है, मतलब समुद्र तल से 15 मीटर नीचे है। -15 का मतलब 15 मीटर अंदर गहराई में। तो अब यूरोप की जो सबसे बड़ी झीलें हैं उनको देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले लेक लडोगा है जो कि रूस में, लेक वनगा ये भी रूस में, कुइबिशेव जलाशय ये भी रूस में है और लेक वैनर्न जो है ना ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेक वैनर्न ये स्वीडन में पड़ती है। रायबिंस्क जलाशय ये रूस में पड़ता है। तो कुछ तो इसमें रिजर्वायर है और कुछ जो है वो नेचुरल लेक्स हैं जिनके नाम आपने यहाँ पर देखे। आगे बढ़े और दुनिया की सबसे बड़ी झीलों को हम यहाँ पर एरिया वाइज देखेंगे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, घटते क्रम में। तो सबसे पहले कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप में फैली हुई है। एरिया आप देख रहे हैं 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद दूसरे नंबर पर सुपीरियर है 82,103 उत्तरी अमेरिका में। अरल सी है या अरल सागर 28,500 और उसके बाद इरी है, ये ग्रेट लेक्स का ही जो 5 हैं उसी में से एक है, तो 25,670। ये 4 हैं और इनके नाम आपने यहाँ पर देखे। लेकिन असल में यहाँ पर जो देने का तरीका है वो थोड़ा सा ये है कि इसको नीचे की तरफ स्लाइड घुमा के दिखाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ बताने में मिस्टेक हुआ है। एरिया वाइज एक क्रम से हम लोग यहाँ अरेंज कर रहे हैं ना, तो वैसे देखने में कोई हर्ज नहीं था, सबका एरिया सामने दिया है देख लीजिए, लेकिन इसे हमें घटते क्रम में ही दिखाना होगा। तो सबसे बड़े वाले से ही शुरू करते हैं। हमने इसे देखा कैस्पियन सागर को, उसके बाद दूसरे नंबर पर सुपीरियर है। अच्छा, एरिया जो नंबर में दिया हुआ है ना वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको क्रम पता होना चाहिए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, मतलब किसकी तुलना में कौन सी बड़ी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो 2 को आपने देखा, तीसरा आपको नीचे मिलेगा, यह है विक्टोरिया अफ्रीका में 69,484। इसके बाद चौथे नंबर पर है यूरॉन उत्तरी अमेरिका की 59,570। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे, इसको रटना नहीं है। मिशिगन नॉर्थ अमेरिका की ये 5वें नंबर पे 57,760। उसके बाद 6वें नंबर पे है टंगानिका अफ्रीका की, ये 32,900, ठीक है, इसका एरिया है। उसके बाद लेक बैकाल है 31,499। गहराई भले ज़्यादा हो लेकिन यहाँ एरिया की बात हो रही, ठीक है। तो 7वें नंबर तक हमने देखा। उसके बाद 8वें नंबर पे है ग्रेट बियर, नॉर्थ अमेरिका की है 31,328। उसके बाद फिर न्यासा मलावी, ये अफ्रीका की है 28,000 और ग्रेट स्लेव ये नॉर्थ अमेरिका की है 28,568। इसके बाद अब वापस ऊपर चलते हैं। तो ऊपर का मतलब अब हम देखने वाले हैं यहाँ से अरल सागर से, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देख लिया था। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो यहाँ एक क्रम से देखना आवश्यक था। तो अरल सागर या अरल सी जो है ये एशिया का है 28,500। उसके बाद लेक इरी जो है वो 12वें स्थान पे आती है इस मामले में। 5 जो ग्रेट लेक्स हैं उन्हीं में से एक है, नॉर्थ अमेरिका की 25,670। इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, विनीपेग को देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका की है 24,387। ओंटारियो नॉर्थ अमेरिका 18,960। लडोगा यूरोप में है 15वें स्थान पे 17,703। फिर बल्काश है एशिया की 17,275। ये सभी स्क्वायर किलोमीटर में यानी वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। इसके बाद 17वें नंबर पे है लेक चाड,
ये अफ्रीका में है, 16,300 इसका टोटल एरिया है। फिर माराकाइबो साउथ अमेरिका में, यहाँ देख रहे हैं आप, 13,512 इसका टोटल एरिया है। वनगा यूरोप में है, लेक वनगा ये 19वें स्थान पे है और 9,700 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका ज्योग्राफिकल विस्तार है। आयर लेक जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है, 20वें नंबर पे, 8,900 इसका टोटल विस्तार है। तो यहाँ तक देखने के बाद अब प्रमुख झीलें और उनके साथ देश को भी देखने वाले हैं। तो झील का नाम दे रखा है, देश का नाम दिया है, ऐसे ही करके ये डाटा चलेगा आगे तक। तो सबसे पहले आप कैस्पियन सागर को देखिए। कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम में रूस है, अजरबैजान जो है वो इसके पश्चिम में है, ईरान इसके दक्षिण में है, तुर्कमेनिस्तान इसके दक्षिण पूर्व में और कजाकिस्तान इसके उत्तर पूर्व में। तो इसके चारों ओर कौन से देश मौजूद हैं वो दिया हुआ है। वैसे ही अरल सागर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, इसका विस्तार या इसके चारों ओर जो देशों की अवस्थिति है वो दोनों यहाँ पर मौजूद है। सुपीरियर में आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों कवर होते हैं। विक्टोरिया युगांडा, केन्या और तंजानिया से जुड़ी हुई है। ह्यूरॉन जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के एकदम बॉर्डर पे, एकदम सीमा पर। मिशिगन जो है ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि इरी जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में फैली हुई। विनिपेग कनाडा में है, ओंटारियो कनाडा में है और लडोगा जो है वो रूस में। तो ये सारा कुछ आपने देखा। इसके बाद टंगानिका तंजानिया, कांगो रिपब्लिक और जाम्बिया और बुरुंडी में फैली है। बलखाश कजाकिस्तान में है। बैकाल सिर्फ रूस में है। चाड नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चाड में है। चाड के नाम से सिर्फ चाड मत समझिएगा, इसमें 3 और देश दिखाई देते हैं। तो ये 3 अफ्रीकी देश कौन से हैं? नाइजीरिया है, नाइजर है और कैमरून। ग्रेट बियर जो है वो कनाडा में, माराकाइबो वेनेजुला में और न्यासा या मलावी जो है वो तंजानिया में है, जबकि ओनेगा भी रूस में ही। तो ये साफ साफ आप लिखा हुआ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझने जैसी चीज नहीं है, बस इसको दिमाग में स्टोर करना है जितना हो सके। 100% कोई भी नहीं रट सकता है, जितना आपके दिमाग की क्षमता है उतना आप पूरा इस्तेमाल करें। ग्रेट स्लेव को आप देखें, ये कनाडा में है। और आयरे या इसी को काटी थांडा कहा जाता है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में। पिरामिड लेक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मोंटबेल फ्रांस में है और वॉकर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। जबकि पिनु एलस नाम की एक झील है, या पेनु एलस इसको कहा जाता है, ये चिली में, ठीक है। साल्टन सागर या साल्टन सी इसको कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सावा आपकी इराक में है, मोनो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और गलील सागर जो है ये आपका इजराइल और सीरिया में फैला हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ लगातार देख रहे हैं। ताहो झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, पूपो जो है यहाँ देखें ये बोलीविया में है, उर्मिया ईरान में है और फागुइबिन को आप देखें ये माली में, यानी अफ्रीका में। हामुन झील ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। टिटिकाका पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। रजाजा लेक जो है ये इराक में है और लेक मीड जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। असल झील जिबूती में और ओवेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। डेड सी आपका जार्डन वेस्ट बैंक इजराइल में फैला हुआ है। और एबिनूर झील या एबी झील इसको कहा जाता है, ये चाइना में है। गार्डा इटली में है। पोयांग जो है ये चाइना में है। ओगुटा आपकी नाइजीरिया में है। जबकि सुचितलान या सुचिटलान कहा जाता है, ये अल सल्वाडोर में पड़ती, ठीक है, अल सल्वाडोर में। अब यहां पर अफ्रीकी ग्रेट लेक्स की चर्चा हो रही है। अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स है उनको तो सब पढ़ते हैं, अफ्रीका वाली जो ग्रेट लेक्स है उनको भी देखने की जरूरत है। तो ये जो अफ्रीकन ग्रेट लेक्स है इसमें कौन कौन सी झीलें हैं आइए पहले देखते हैं। कभी कभी ग्रेट लेक्स क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, इनका विस्तार अच्छा खासा है। बुरुंडी कांगो रिपब्लिक, यहाँ देख रहे हैं आप, बुरुंडी कांगो रिपब्लिक। उसके अलावा केन्या, मलावी, रवांडा, तंजानिया और युगांडा, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में शामिल होते हैं, ये कहने का मतलब। तो अब आपको उन झीलों को देखना चाहिए जो कि व्हाइट नील में गिरती है, ठीक है, व्हाइट नील नदी को पानी देती हैं असल में। तो इसमें व्हाइट नील नदी को पानी देने वाली झीलों में सबसे पहले नाम आता है लेक विक्टोरिया का, उसके बाद है लेक अल्बर्ट और अंत में है लेक एडवर्ड, ठीक है, इस स्लाइड में। तो इसको आपने देखा। और कांगो के साथ जुड़ी हुई जो झीलें हैं उसमें 2 ही का नाम आता है, एक तो लेक टंगानिका है और दूसरी कीवू है, टंगानिका और कीवू। वैसे ही जाम्बेजी से जुड़ी हुई, जाम्बेजी यहाँ देखें, ऐसी झीलें जो कि शायर नदी से होते हुए जाम्बेजी में गिरती है, मतलब पहले उनका पानी शायर नदी में पहुंचता है और वहां से फिर जाम्बेजी में जाता है। तो इसमें मलावी का नाम आता है सिर्फ। अब एंडोर्थिक झील जो है उसमें आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, एंडोरिक झील जो है उसमें आप देखेंगे तो एक तो तुर्काना का नाम आएगा, लेक तुर्काना, दूसरी लेक चाड है। लेक चाड भी जो है ना ये एंडोरिक लेक। आगे बढ़े, यहां देखें आप, ये नक्शा जो है ना इसमें आप सारी ही झीलों को देखने वाले हैं जितने नाम हमने अभी पढ़ रखे हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये लेक मलावी है, यहाँ पे आपका मोजाम्बिक है, ये मलावी है क्षेत्र के तौर पे, और ये आपकी झील है लेक मलावी। यहाँ पे आपका जिम्बाब्वे और इधर जाम्बिया। यहाँ लेक मेवेरू है,
इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, इधर आपका जाम्बिया है, इधर जिम्बाब्वे है। यहाँ पे लेक टंगानिका है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ बुरुंडी है और ऊपर ऐसे रवांडा आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखें ये लेक रुकावा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर इसे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ देखें आप ये लेक विक्टोरिया बड़े साइज की, यहाँ पड़ोस में युगांडा दिखाई दे रहा है। ये लेक क्योगा है और यहाँ पे लेक तुर्काना है। ये केन्या वाला मैप है। ऊपर इथोपिया को आप देखेंगे और यहाँ साउथ सूडान ऊपर है। यहाँ लेक अल्बर्ट है, ये लेक एडवर्ड है, ये लेक कीवू थी, यहाँ हमने देखा ही था। तो इस तरीके से हमने उन झीलों को देखा जिनके नाम हमने वहाँ पर पढ़े थे सिर्फ। तो पढ़ने से ज़्यादा, मतलब सिर्फ नाम ऐसे थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ लेने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि नक्शे पर आप उन्हें देखें। अब आगे चलते हैं। अल्बर्टाइन रिफ्ट में जो झीलें हैं उनको देखने की ज़रूरत है। अल्बर्टाइन रिफ्ट में सबसे पहली और महत्वपूर्ण झील है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया जो है ये सरफेस एरिया के हिसाब से, सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी। और सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो लेक सुपीरियर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गहराई और वॉल्यूम की बात नहीं, सरफेस एरिया की बात हो रही है। और दुनिया की ये सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है, ठीक है। लेक विक्टोरिया जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है। अब इस झील का जो टोटल एरिया है ये तंजानिया, युगांडा और केन्या में फैला हुआ है, मतलब विभाजित है। और एकमात्र जो इससे बाहर बहाव होता है, इस झील से पानी बाहर कहाँ से निकलता है, तो वो व्हाइट नील के रूप में बाहर आता है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि झील की हद से बाहर जब पानी भर जाता है, मतलब ओवरफ्लो करने लगता है, तो वो ओवरफ्लो एकमात्र इसी रूप में होता है, व्हाइट नील के रूप में। और व्हाइट नील के सबसे ऊपरी हिस्से को आमतौर पर विक्टोरिया नील के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद विक्टोरिया नील वहां से निकलकर, यानी लेक विक्टोरिया से निकलकर अल्बर्ट लेक जो है वहां तक पहुंचती है। और वहां से जब पानी इकट्ठा करके आगे बढ़ती है तब इसे नील के नाम से जाना जाता है। तो ये एक चीज आपने देखी। कुल मिलाकर यहाँ नील रिवर को नहीं देखना था, हमें विक्टोरिया लेक को देखना था, लेकिन नील रिवर का नाम साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको भी साथ में देखें। अब यहाँ अफ्रीका की जो लेक विक्टोरिया है ये ब्रंच घाटी में है, मतलब अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, तो इसीलिए तो यहाँ पढ़ भी रहे हैं। अल्बर्टाइन रिफ्ट में जितनी झीलें हैं उन्हीं को कवर करेंगे। इसके बाद टंगानिका है अगले नंबर पे। अब वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, यहाँ देख रहे हैं लेक टंगानिका द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी लेक कौन सी है, ये लेक बैकाल है, ठीक है। रूस की जो लेक बैकाल है साइबेरिया वाली, वो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। दूसरे नंबर पे टंगानिका का नाम आता है और ये अल्बर्टाइन रिफ्ट में है, तभी हम इसे यहाँ देख रहे हैं। और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और सेकेंड डीपेस्ट लेक, ठीक है। पहले स्थान पर गहराई के मामले में बैकाल है ही है, दूसरे स्थान पर टंगानिका का ही नंबर आता है। और ये जो लेक है ये फैली हुई है तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया में। तो इसका जो विस्तार है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लेक मलावी है या न्यासा इसको कहा जाता है। ये भी अफ्रीकन रिफ्ट प्रणाली जो है उसी में सबसे दक्षिणी झील के तौर पे देखी जाती है, मतलब उसी का हिस्सा है, रिफ्ट प्रणाली का ही हिस्सा है और ये सबसे साउदर्न है। तो मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में ये पड़ती है। और टंगानिका के बाद ये अफ्रीका की, सिर्फ अफ्रीका की बात की जा रही है, एक कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीका की ये दूसरी सबसे गहरी झील। तो ये तो महत्वपूर्ण जो अल्बर्टाइन रिफ्ट में झीलें थी उनको हमने देखा, लेकिन कुछ और भी झीलें हैं जिन्हें कि हमें जानना चाहिए। कभी कभी वहां से भी प्रश्न बनता है, जैसे कि एक तो अल्बर्ट झील है और दूसरी एडवर्ड है। अल्बर्ट और एडवर्ड दोनों के नाम आपने नक्शे में भी देखे थे। युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में ये सीमा पर स्थित है दोनों, ठीक है, अल्बर्ट और एडवर्ड। अल्बर्टाइन रिफ्ट जो आपने देखा अभी, उसमें झीलों की श्रृंखला में अल्बर्ट जो है वो सबसे उत्तरी है, ये नॉर्दर्न मोस्ट है। और लेक एडवर्ड जो है ये सबसे छोटे आकार की है। अफ्रीकी ग्रेट लेक्स जो है उनमें सबसे छोटे साइज की। किवू लेक को आप यहाँ देख रहे हैं। किवू लेक जो है ये रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है उसके बीच में है, यानी उसके बॉर्डर पे। तो ये कुछ अन्य झीलें थी। अब यहाँ पर अफ्रीका की कुछ और इंपॉर्टेंट लेक, मेजर लेक्स जो है उनको देखेंगे, जैसे कि तुर्काना। ये आपकी तुर्काना लेक जो है ये केनियन रिफ्ट में पड़ती है। ज्यादातर इसमें से जो है वो रिफ्ट में ही बनी हुई है। गहराई होगी तभी झील बनेगी, रिफ्ट मतलब वहां गड्ढा। तो यहाँ आप देखें केन्याई भ्रंश में, यानी जो केन्याई रिफ्ट है उसमें ये स्थित है। अब लेक तुर्काना जो है ये नॉर्दर्न केन्या में केन्याई रिफ्ट वैली में स्थित है। झील है ये तो आप जानते ही हैं। और दुनिया में सबसे स्थायी ये रेगिस्तानी झील है, सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील। नहीं तो रेगिस्तानी झीलों में आमतौर पर क्या होता है, वो टिकाऊ नहीं होती है, बन तो जाती है लेकिन टिकती नहीं। लेकिन इसमें पानी टिका हुआ है और आप जानते हैं कि एकदम ये शुद्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो ऐसे एकदम प्योर डेजर्ट में जो पानी होगा वो कैसा होगा, खारा पानी होगा। फ्रेश वाटर रहा होगा किसी जमाने में, धीरे धीरे करके वो खारे पानी में तब्दील हो गया है।
तो ये सबसे बड़ी क्षारीय झीलों में से एक, एल्केलाइन लेक सबसे बड़ी, ठीक है। और ये एक एंडोरिक झील है, और पानी मतलब एंडोरिक का मतलब ये हो गया कि पानी कहीं बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे आपने देखा था ना, लेक विक्टोरिया से पानी निकलता है, एकमात्र उसका जो ओवरफ्लो होता है वो व्हाइट नील के रूप में होता है, व्हाइट नील के रूप में वहां से धारा बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बाहर कोई भी पानी का बहाव नहीं है, न बाहर से कोई धारा इसमें आकर मिल रही है। तो ये एक एंडोरिक लेक। इसके बाद लेक चाड को देखने वाले हैं। लेक चाड जो है ये चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर के एकदम जहाँ मिलन बिंदु है, इनका संगम है, वहां पर स्थित है। और ये भी एक उथली झील है, गहराई बहुत ज्यादा नहीं है, बंद है चारों ओर से, इसमें भी बाहर से न तो कुछ आना है न जाना है, मीठे पानी की झील है, फिलहाल मीठी है, ठीक है। तो ये चीज आपने देखी। और लेक चाड के बारे में एक बात ये भी है कि ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय झीलों में से एक है। लुप्त प्राय क्यों है आपको समझना चाहिए, इसमें कोई भी जल स्रोत नहीं है, जितना पानी है वो इसी के अंदर टिका हुआ है, बाकी ये बारिश पर निर्भर, ठीक है। बाहरी न तो कोई बहाव है और न बाहर से कोई नदी इसमें आकर गिर रही, तो इस वजह से ये लुप्त प्राय है, जल्दी ही गायब हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और सेंट्रल एशिया का जो अरल सागर है, और इसी प्रकार से इजराइल की तिबरियास लेक, ये दोनों भी जो है, ये तिबरियास को ही गलील सागर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब भी जो है ये लुप्त प्राय झीलें ही हैं, ठीक है। जैसे जो स्पीशीज हैं फौना की, मतलब जीव जंतुओं की, उनको हम कहते हैं कि ये इंडेंजर्ड है, वैसे ही ये एक इंडेंजर्ड लेक है, ठीक है। इसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है बहुत ज्यादा। तो ये चीजें आपने देखी। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण झीलें, जैसे कि अफ्रीका में सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी सरफेस एरिया के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पर आती है लेक विक्टोरिया, दूसरे नंबर पर टंगानिका, उसके बाद मलावी, सभी जो है वो मीठे पानी की। अब आयतन के लिहाज से अगर देख लें, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, तो इसमें पहले नंबर पर आती है टंगानिका, दूसरे स्थान पे आती है मलावी और तीसरे स्थान पे आती है विक्टोरिया। वॉल्यूम के हिसाब से लेक टंगानिका जो है वो दूसरे स्थान पर है पूरी दुनिया भर में, पहले स्थान पर लेक बैकाल है, अभी पीछे आपने देखा था, भूलिएगा नहीं। इसके बाद डीपेस्ट लेक, उसमें देखें तो टंगानिका का ही नंबर पहले स्थान पे, ठीक है। ये दुनिया में दूसरी सबसे गहरी और दूसरी सबसे ज्यादा आयतन वाली झील है। गहराई और आयतन यानी डेप्थ के मामले में और वॉल्यूम के मामले में, दोनों मामले में बैकाल पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे टंगानिका है। लेकिन यहाँ सिर्फ अफ्रीका की बात हो रही है, तो लेक टंगानिका जो है ये सबसे गहरी है अफ्रीका में। उसके बाद लेक बैकाल का नाम आता है, यहाँ रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है। अच्छा, अफ्रीका की बात करें तो दूसरे नंबर पर गहराई के मामले में है इसमें लेक मलावी, ठीक है। अफ्रीका की सबसे गहरी झील है टंगानिका, दूसरे नंबर पर गहरी झील है मलावी। आगे चलते हैं, टिटिकाका को देखते हैं। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। एंडीज बहुत लंबा है, जानते ही हैं आप। और ये बहुत बड़ी सी गहरी सी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक है। और सबसे ऊंची ये नेविगेबल लेक है, मतलब 3812 मीटर कोई खेल नहीं है। उतनी ऊंचाई पर नौका चलाना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ चलाई जा सकती है। पानी की मात्रा और जो सतह का क्षेत्रफल है उसके लिहाज से ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील। इसके बाद है लेक माराकाइबो। वेनेजुला में एक खारे ज्वार की खाड़ी जो है, मतलब ज्वारीय खाड़ी आप सीधे कहिए, ज्वारीय खाड़ी आप कहेंगे तो ज्वार का मतलब समुद्र से अपने आप जुड़ जाएगा, तो खारा जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ज्वारीय खाड़ी और कैरेबियन सागर का प्रवेश द्वार इसको कहा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये असल में क्या है, एक टाइडल बे है माराकाइबो, और इसीलिए इसको झील नहीं माना जाता है, समझ रहे हैं। माराकाइबो झील हम लोग लिख देते हैं, लेकिन असल में ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, ये एक टाइडल बे है, ये झील नहीं। तो लेक माराकाइबो को हमने देख लिया, और टिटिकाका की तुलना में एक बड़ा सतह क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया कवर करती है, लेकिन हम इसको झील नहीं मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लेक माराकाइबो जो है वो सरफेस एरिया और पानी की मात्रा दोनों लिहाज से साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील। ध्यान दीजिएगा माराकाइबो की असलियत क्या है। आगे बढ़े, यहां पर हम नॉर्थ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, मेजर लेक्स हैं, उनको देखने वाले हैं। तो ग्रेट लेक्स को सबसे पहले देख लेना चाहिए। इसमें अगर हम वेस्ट से ईस्ट में इनको अरेंज करते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले पश्चिम में आपको मिलेगी सुपीरियर, थोड़ा और पूरब में जाएंगे तो मिशिगन, थोड़ा और पूरब में बढ़ेंगे तो ह्यूरॉन, फिर इरी, और अंत में ओंटारियो। सबसे पूर्वी इसमें ओंटारियो है, सबसे पश्चिमी सुपीरियर। सरफेस एरिया के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इनको अरेंज करते हैं पांचों को, तो सबसे पहले नंबर पर आएगी सुपीरियर, सबसे बड़ा सरफेस एरिया इसी के पास। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ह्यूरॉन, तीसरे नंबर पर है मिशिगन, चौथे नंबर पर इरी, और पांचवें नंबर पर ओंटारियो। नॉर्थ अमेरिका की ये जो ग्रेट लेक्स आप देख रहे हैं, ये आपस में जुड़ी हुई है, सब अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई, और पूरी एक महान झीलों की श्रृंखला इससे तैयार होती है। और ये सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग के माध्यम से अटलांटिक महासागर से अंत में जाकर जुड़ जाती,
ठीक है, इनका बहाव है पानी में, इसमें जो इनका ज्वाइंट है वो अंत में समुद्र के साथ होता है, महासागर के साथ होता है, अटलांटिक के साथ। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ये जो ग्रेट लेक्स का हमने अभी परिचय देखा, इसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर के पास में बहुत ज्यादा जो विकृत चट्टाने हैं, कहीं धसाव हो गया है, कहीं बहुत ज्यादा भ्रंश पड़ गए हैं, कहीं दबाव बन गया है, तो इस वजह से वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन तैयार हो गई है और वहां पर पानी भर गया है। ठीक है, और इसी वजह से ये झीलें बनी हुई। तो ये चीज है, मतलब धरातल वहां काफी उबड़ खाबड़ है कुल मिलाकर, कहीं गहराई बहुत ज्यादा है, कहीं ऊंचा हो गया है, इसीलिए पानी रुका हुआ है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं। ग्रेट लेक्स कुल क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब इनका टोटल अगर एरिया हम जोड़ देते हैं, तो धरती पर मीठे पानी की झीलों में ये सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, सबसे बड़ा समूह। और वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में दूसरे स्थान पे ये है। ताजे पानी का करीब 21% हिस्सा पूरी दुनिया भर का यहीं पर है। जो सतह पर पानी मौजूद है, ताजा पानी यानी फ्रेश वाटर मौजूद है, उसका 21% इन्हीं झीलों में। बैकॉल झील वॉल्यूम के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, गहराई के मामले में भी, वॉल्यूम के मामले में भी। और विश्व में सबसे यहां देखें, जिसमें कि विश्व के ताजे सतही जल का 22 से लेकर 23% भाग समाहित होता है। यहां लेक बैकाल की बात हो रही है। चूंकि हम यहां पर ये बात कर रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली है उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि इस समय हम नॉर्थ अमेरिका को देख रहे हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में तुलनात्मक रूप से बात होने लगी, तो यहाँ बैकाल के साथ तुलना करेंगे तो बैकाल की चर्चा इसीलिए की गई। कहा गया कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम। ठीक है, बाई डेप्थ एंड बाई वॉल्यूम। और इसमें 22 से लेकर 23% के आसपास जो सरफेस वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो समाहित होता है। तो ये चीज आपने देखी। इसके बाद सुपीरियर झील को देख लीजिए। सरफेस एरिया के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। गहराई और आयतन के हिसाब से नहीं, सरफेस एरिया यानी सतह के क्षेत्रफल के लिहाज से। सुपीरियर झील सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में आपको अंतर समझ में आ रहा है। यहां पर यह कहा गया कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, किस मामले में? सरफेस एरिया के मामले में। लेकिन अगर ओवरऑल हम झीलों को देखें, उसमें ताजा पानी, खारा पानी ऐसे अलग अलग ना करें, तो उस मामले में सुपीरियर का दूसरा नंबर है। क्यों? क्योंकि तब कैस्पियन सागर जो है वो पहले स्थान पे आ जाएगा। अब यहां पे हम फ्रेश वाटर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मिशिगन जो है ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है, पूरी तरह से। क्यों सबसे बड़ी, किस मामले में? तो मिशिगन जो है वो इस मामले में सबसे बड़ी झील है, जो कि पूरी तरह से सिर्फ एक देश में, कई सारे देशों में फैली नहीं। सुपीरियर जो है ये ग्रेट लेक्स में सबसे गहरी है। तो ये कुछ खास बातें यहाँ पर आपने, ये जो 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं इनके बारे में देखी, और ये नक्शा है। नक्शे में आप उन सभी झीलों को देख रहे हैं और आसपास के स्थानों को भी देख रहे हैं, ये अच्छी बात। तो ये उत्तर अमेरिका में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मिनीसोटा है, ये आपका विस्कोसिन है, यहाँ पर इंडियाना, और ये इलिनोइस है, ये ओहियो है। स्थान आप साथ में देखेंगे तो लोकेशन आपको दिमाग में स्टोर करने में आसानी। यहाँ पेंसिल्वेनिया है, ये न्यूयॉर्क है, उधर ओंटारियो। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, ये लेक सुपीरियर है, बड़े साइज की एकदम। ठीक है, इसके बाद यहाँ सेंट मेरी जो रिवर है उसको आप देख रहे हैं, और ये जॉर्जियन बे। यहाँ पर लेक ह्यूरॉन है, यहाँ मिशिगन को आप देख रहे हैं, ये लेक मिशिगन है, लेक मिशिगन। ठीक है, यहाँ पर आपका लेक सेंट क्लेयर आपको दिखाई दे रहा है, और ये लेक इरी है। यहाँ पर नियाग्रा रिवर है, ध्यान से इसको देखेगा, थोड़ा जूम कर लिया जाए। ये बीच में एक नदी है। ठीक है, और यहाँ पर लेक ओंटारियो है, इधर न्यूयॉर्क सिटी। तो स्थान आपने देखा, साथ में झीलों का नक्शा देखा, अब ये आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। सब देख रहे हैं आप ना कि आपस में जुड़ी हुई हैं, इनमें आपस में कहीं ना कहीं जोड़ है, कोई भी जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, सब जुड़ी हुई, और अंत में जाकर ये अटलांटिक से मिल गई। तो ये सब कुछ देखने के बाद आगे आप देखें ग्रेट साल्ट लेक को। ग्रेट साल्ट लेक जो है ये अमेरिका के राज्य यूटा में है, नमक का रेगिस्तान है यूटा, तो वहां पर है। और ये एक एंडोरिक लेक है, मतलब बाहर इससे न तो कुछ जाना है न इसमें कुछ शामिल होना है। और इसमें जो लवणता है, इसका जो खारापन है वो बहुत ज्यादा है। सीधी बात है, पानी एकदम रुका हुआ है, सूखा इलाका है, तो ऐसे में यहाँ नमकीन मतलब जो नमक का स्तर है वो बढ़ना स्वाभाविक है। तो इसकी जो लवणता है वो लगभग डेड सी की लवणता के बराबर है। ठीक है, इसकी जो सैलिनिटी है उसका लेवल कंपेरेबल है डेड सी के, मतलब एकदम बराबर हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लगभग उसी के आसपास। इसके बाद ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव को आप देख रहे हैं। तो ग्रेट बियर जो है ये लार्जेस्ट लेक है जो कि इंटायरली कनाडा में है, और जो ग्रेट स्लेव आपने देखी है वो डीपेस्ट लेक है जो कि नॉर्थ अमेरिका की है। तो लोकेशन और साथ में लार्जेस्ट और डीपेस्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप नक्शा देख रहे हैं, और इसमें आप देखें ये ग्रेट स्लेव लेक है, यहाँ पे आपकी ग्रेट बियर है। ठीक है, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज का जो नक्शा है वो दिया हुआ है। यहाँ कैनेडियन शील्ड है,
टेक्टोनिक प्लेट के आधार पे भी दिया हुआ है, स्थानों का नाम साथ में दिया हुआ है। यहाँ पे आपकी मैकेंजी रिवर है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कोलविले लेक है, ये भी छोटी सी झील। यहाँ पे आपका फ्रैंकलिन माउंटेन रेंज है, और ये मैकेंजी माउंटेन यहाँ साइड में दिखाई दे रहा है। ये मैकेंजी रिवर जो है ये यहाँ से ऐसे बहते हुए आगे आ रही है। वैसे ही यहाँ पे ये स्लेव रिवर है, ये आपका जो येलो नाइफ रीजन है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये टाल्सन रिवर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे वॉल्डेनिया लेक है, कई सारी झीलें और नदियाँ आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इको बे है, ये ग्रेट बियर के जस्ट बगल में। यहाँ पे भी एक खाड़ी है, और यहाँ पे कॉपर माइन रिवर, यहाँ एलिमेर लेक, ये थेलॉन रिवर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपने देखा नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी का पूरा नक्शा दिया था। इसमें जो काम की झीलें हैं उतनी ही देखनी थी, और नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ नीचे जो लेक अथाबास्का है वो भी झांक रही है, हालांकि उसको इस संदर्भ में हमें नहीं देखना था। तो अब आइए आगे चलते हैं, एशिया महाद्वीप की जो झीलें हैं उनको देखने वाले हैं। तो इसमें जो मेजर लेक्स है उसमें सबसे पहले तो कैस्पियन सी का नाम आएगा, सबसे पुराना यही है, और ये पुराने समुद्र का हिस्सा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो टेथिस सी या इस तरह का कोई पुराना समुद्र अंश रहा होगा वही बचा हुआ है, मतलब उसका मैक्सिमम हिस्सा तो खत्म हो चुका है या अलग अलग महासागरों में बढ़ चुका है, और ये एक छोटा सा पार्ट बच गया। बैकाल इसके बाद दूसरे नंबर पे है, और ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, और आयतन के लिहाज से सबसे बड़ी मीठे पानी की। उसके बाद बलखाश है कजाकिस्तान में। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे डेड सी की। तो डेड सी की चर्चा इससे पहले भी कई बार हो चुकी है, यहाँ थोड़ा सा नक्शे के हिसाब से करेंगे। पहले थ्योरी देखिए, तो ये एक साल्ट लेक है, और ये जॉर्डन मतलब इसके ईस्ट में जॉर्डन है, और इजराइल और वेस्ट बैंक जो है वो इसके वेस्ट में है। बाकी आप देखें ये जॉर्डन रिफ्ट वैली में पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो अवस्थिति है, इसकी जो लोकेशन है वो जॉर्डन रिफ्ट वैली में है, और इसकी जो मुख्य सहयोगी नदी है वो जॉर्डन है, वो आकर इसमें अपने पानी को मिलाती है। दुनिया की सबसे अधिक गहरी ये खारे पानी की झील है, और मृत सागर यानी डेड सी के पश्चिम में जूडियन पर्वत जो है वो निम्न तीव्रता से ऊपर उठते हुए, मतलब स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, ठीक है, एक धीमे स्लोप के साथ ऐसे जो पहाड़ की ढलान है वो हमें दिखाई देती है। या ये कहा जाए कि ऊंचाई जो है वो एकदम से पहाड़ की ऐसे खड़ी नहीं हो गई है, बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ी हुई है, तो एक लंबा ढलान ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। मतलब पूरब में इसके जो झील आप देख रहे हैं यानी मृत सागर को, तो इसके पूरब में जो पहाड़ पाए जाते हैं उसकी तुलना में इनकी ऊंचाई काफ़ी कम है। तो यहाँ पर बात पहाड़ों की वैसे भी नहीं हो रही है, तो इस तथ्य पे उतना गौर फरमाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये याद रखिए, मतलब इसके पूरब में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, और ये है कहाँ पर, और इसकी विश्व में स्थिति क्या है, ठीक है। ये सब कुछ आपने देखा। अब आइए जरा सा दर्शन कर लेते हैं। तो ये है अपनी डेड सी, और जैसा कि इसमें दिखाया गया था, यहाँ देखें आप, ये जॉर्डन रिवर है, ये जो है ये जॉर्डन रिवर, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, ये जेरूसलम है, यहाँ पे अपना मेडिटेरियन सी है पड़ोस में ही, यहाँ गाजा स्ट्रिप, ठीक है, और ये इजराइल है, इधर इजिप्ट है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेड सी का पूरा नक्शा। यहाँ अगर आप देखें तो ये लिसान पेनिसुला आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे छोटे छोटे स्थान है। जॉर्डन आपका यहाँ नीचे है, वेस्ट बैंक को आप इधर देख चुके हैं, ये जॉर्डन रिवर इसमें पानी अपना मिला रही है, ये अमम क्षेत्र है, ये जेरूसलम था, और नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर आपका जॉर्डन है, ठीक है। तो ये नक्शा है डेड सी का, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर गलील को देख लेते हैं, जिसे कि तिबरियास लेक भी कहा जाता है, सी ऑफ गलील या लेक तिबरियास। मीठे पानी की झील है और ये लुप्त प्राय है, इंडेंजर्ड लेक में आती है। अब इसमें दुनिया में दूसरी सबसे गहरी झील है मृत सागर के बाद। अब उत्तरी इजराइल के कब्जे वाला जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स की अक्सर चर्चा होती है सेंट्रल एशिया में, तो जो नॉर्थ इजराइल के कब्जे वाला गोलन हाइट्स है और गलील क्षेत्र, उसके बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। लेक तिबरियास ही इसको कहा जाता है, लेकिन गलील रीजन जो है इसके पास में, इसलिए इसका नाम भी गलील सी रख दिया गया। अब इजराइल की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, या मीठे पानी का भंडार आप कह सकते हैं। झील कहना पर्याप्त नहीं है, यहाँ ये कहा जाए कि मीठे पानी का इतना बड़ा स्टोरेज और कोई इजराइल के पास नहीं है, और ये पूरी तरह से इंडेंजर्ड है, यानी खतरे में। गलील जो है ये जॉर्डन झील में बहती है और फिर मृत सागर में गिरने से पहले निष्कासित हो जाती है। तो मृत सागर को भूमि का सबसे खारा और निचला बिंदु माना ही जाता है, ये चीज आप पहले ही देख चुके हैं। और इसे जो पानी प्राप्त होता है गलील को, चूंकि फ्रेश वाटर इसके अंदर है, तो आता कहाँ से है? तो जो भूमिगत सोते होते हैं, मतलब उत्स होते हैं, झरने होते हैं, वहां से इसे पानी मिलता है। हालांकि जॉर्डन रिवर इसको सबसे ज्यादा पानी पहुंचाने का काम करती है, तो अंडरग्राउंड जो स्प्रिंग्स है वहां से भी मिलता है और जॉर्डन रिवर से भी मिलता है, दोनों स्रोत। बड़ा स्रोत इसमें रिवर है, एक साथ ज्यादा पानी देती है। बाकी जो अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स होते हैं वो इसे सूखने नहीं देते। तो अभी इसके इंडेंजर्ड होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि ये जो स्प्रिंग्स हैं ये धीरे धीरे करके खत्म होने लगे,
ठीक है, ये भी एक बड़ा कारण है और भी कई सारे कारण हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नक्शा, और इधर अपना मेडिटेरियन सी है, इधर लेबनान है, और ये है सी ऑफ गलील छोटा सा। यहाँ अपना गोलन हाइट है, इधर सीरिया है, ठीक है। यहाँ नीचे जॉर्डन, ये जॉर्डन रिवर है जो कि इसमें पानी डाल रही है। यहाँ तिबरियास है, और ये आप देखेंगे इजराइल का हिस्सा है। यहाँ तेल अवीव है, ये वेस्ट बैंक जेरूसलम है। इस नक्शे को हमने पहले भी देखा है, अभी जब डेड सी को देख रहे थे तब इस नक्शे पर हमने नजर डाली थी। वही चीज है, थोड़ा सा बस सी ऑफ गलील पर यहाँ फोकस किया गया है। और यहाँ गाजा पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जेरूसलम है, ठीक है। तो ये नक्शा आपने देखा, और यहीं पर ये पूरा लेक्चर समाप्त होता है। इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हो सकती थी, चाहे भारतवर्ष की या दुनिया भर की, उन्हें हमने कवर करने का प्रयास किया है। जहां आवश्यकता थी वहां चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से